वेलकम बैक टू माय चैनल हर्ष क्लासेस सलेमपुर। और आज एक बार फिर मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th वालों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा गणित की परीक्षा में 27 मार्च को इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं इनमें से कि वो आपको हूबहू वैसे की वैसे ही परीक्षा के पेपर में मिल जाएंगे। जैसे कि चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या को प्राप्त करने की प्रायिकता है। यहाँ पर पूछ रहा है बच्चों कि एक पासे को जब वो एक बार हम फेंकते हैं तो एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होती है। तो देखो मैं आपको बता दूं कि जब हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं तो एक पासे को एक बार फेंकने पर बच्चों कुल संभव परिणाम कितने आते हैं? 6। कुल संभव परिणाम आते हैं 6। जब एक पासे को हम एक बार फेंकते हैं तब कुल संभव परिणामों की संख्या 6 आती है। और वो कुल संभव परिणाम 6 कौन कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6। यानी एक पासे पर 1 से लेके 6 तक की संख्याएं अंकित होती हैं, इसलिए कुल संभव परिणाम की संख्या कितनी होती है? 6। अब इनमें से हमें वो संख्या देखनी है जो अभाज्य संख्या है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? 2, 1 3 और 1 5। तो अभाज्य संख्याओं की कुल संख्या कितनी होगी बच्चों? 3। तो अनुकूल परिणाम कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों? 3। और हमें क्या ज्ञात करना है? प्रायिकता। और प्रायिकता का फॉर्मूला होता है अनुकूल परिणाम बट्टे कुल संभव परिणाम। अनुकूल परिणाम बट्टे कुल संभव परिणाम। और अनुकूल परिणाम कितने हैं? 3। कुल संभव परिणाम कितने हैं? 6। इन्हें काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तब आपका राइट आंसर कितना होगा बच्चों? 1/2, ऑप्शन नंबर अ। अगला क्वेश्चन है बच्चों, एक निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। और हमेशा याद रखना बच्चों कि एक निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? 1। और एक अनिश्चित घटना की जो प्रायिकता होती है वो हमेशा 0 होती है। कितनी होती है? 0। निश्चित घटना को वो एक संभव घटना के नाम से भी दे सकता है और अनिश्चित घटना को असंभव घटना के नाम से भी दे सकता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, यदि किसी एपी का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 तथा पदों का योग 400 है तब पदों की संख्या होगी। यानी अब हमें क्या ज्ञात करना है बच्चों? यहाँ पर पदों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करना है? पदों की संख्या। तो देखो अपने लिए दिया क्या है यहाँ पर? प्रथम पद दिया है 1, तो प्रथम पद यानी a बराबर दिया है 5। अंतिम पद 45 दिया है तो l की वैल्यू होगी 45। और यहाँ पर पदों का योग दिया है 400, यानी Sn की वैल्यू कितनी होगी? 400। हमें ज्ञात करना है n का मान। तो Sn बराबर फॉर्मूला होता है n/2 a + l। यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। Sn की वैल्यू कितनी है? 400। और n की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है /2। a की वैल्यू 5 और l की वैल्यू 45। 45 में 5 जोड़ दो बच्चों, तब आ जाएगा आपका 45 में 5 जोड़ेंगे तो 50। n/2 × 50। 2 का भाग 50 में देंगे 25 और 25 का भाग 400 में देंगे तो 16। तब n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16। अर्थात आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा बच्चों? 16। यानी यहाँ पर जो पदों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 16 होगी। वृत्त के चतुर्थांश का परिमाप क्या होगा? यदि वृत्त की त्रिज्या r हो तो वृत्त के चतुर्थांश के परिमाप का फॉर्मूला होता है बच्चों πr + 4r/2। πr + 4r/2। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, 14 सेंटीमीटर भुजा के एक घन से एक बड़े से बड़ा शंकु काटा जाता है तब शंकु का आयतन होगा। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यदि किसी घन में से हम बड़े से बड़ा क्या काट रहे हैं? शंकु काट रहे हैं। क्या काट रहे हैं? शंकु। तो उस शंकु का जो व्यास होता है वो घन की भुजा के बराबर होता है। और शंकु की जो ऊंचाई होती है वो भी किसके बराबर होती है? घन की भुजा के बराबर। तो शंकु का व्यास, इस प्रकार से जो शंकु का व्यास होगा बच्चों वो कितना हो जाएगा? 14। क्योंकि जो घन की भुजा है वो कितनी दे रखी है? 14। तो इस हिसाब से शंकु का व्यास हो गया बच्चों 14, यानी 2r = 14। यहाँ से r की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये निकल आएगी आपकी 7। और जो ऊंचाई होती है शंकु की वो किसके बराबर हो जाएगी? घन की भुजा के बराबर। और घन की भुजा कितनी है? 14। तब h का मान भी कितना हो जाएगा? 14। हमें निकालना है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, और शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 πr²h। इसमें रखेंगे बेटे मान 1/3। पाई की वैल्यू होती है 22/7। r की वैल्यू 7 × 7 × h की वैल्यू 14। 7 से 7 यहाँ पर कट गया। अब इन बचे कुचों का क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो आपका आएगा 22 × 7 = 154 मल्टीप्लाई में 14/3। 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आएगा 14 × 4 = 56।
कैरी आ गई 5, 45 जा 70 और 5 75, कैरी 7 और 40 यानी 2156। 3 से इसे डिवाइड कर देंगे तब आ जाएगा आपका 3 7 21 और यहाँ पर बचा बेटा कुछ नहीं, 3 एकम 3, इसके बाद में बचे यहाँ पर 2 3 8 24, 718 पॉइंट समथिंग किस में आ रहा है, तो 718 पॉइंट समथिंग आ रहा है बच्चों आपका ऑप्शन नंबर द में। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, द हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है प्रथम 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं बच्चों कि प्रथम 20 यानी प्रथम n प्राकृत संख्याओं का जो माध्य होता है वो n होता है। कितना होता है, n। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20। तो यहाँ पर जो माध्य होगा वो भी कितना हो जाएगा, 20, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, द। एक अभाज्य संख्या में कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है, तो एक अभाज्य संख्या में कुल गुणनखंडों की संख्या 0 होती है। कितनी होती है बच्चों, 0। और वो कैसे होती है, जैसे देखो मैंने कोई एक अभाज्य संख्या ली और मैंने यहाँ पर अभाज्य संख्या लिख ली 17। कितनी लिख ली बच्चों, 17। अब क्या आप 17 के गुणनखंड कर सकते हो। गुणनखंड का मतलब होता है गुणन माने गुणा में, खंड माने टुकड़े। खंड माने क्या होता है बच्चों, टुकड़े। टुकड़े क्या 17 के टुकड़े हो रहे हैं, यहाँ पर 17 के कोई भी टुकड़े नहीं हो सकते। इसलिए एक अभाज्य संख्या में जो गुणनखंडों की संख्या होती है वो कितनी होती है बेटे, 0 होती है। कितनी होती है, 0। लेकिन अगर वो यहाँ पर ये पूछता कि एक भाज्य संख्या में गुणनखंडों की संख्या कितनी होती है, तो एक भाज्य संख्या में गुणनखंडों की जो संख्या होती है वो 2 या 2 से अधिक, यानी मिनिमम में 2 होंगे और उसके बाद में 2 से अधिक भी हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि 4 के गुणनखंड करो, 4 के गुणनखंड करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2। यहाँ पर कुल गुणनखंड की संख्या कितनी होगी बच्चों, 2 हो गई। कितनी हो गई, 2। लेकिन अगर हमें 8 के गुणनखंड करूं तो 8 के गुणनखंड होंगे बच्चों, पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो यहाँ पर गुणनखंड की संख्या कितनी होगी, 3। यानी जो भाज्य संख्या होती है उनमें गुणनखंडों की संख्या 2 या 2 से अधिक होती है, लेकिन जो अभाज्य संख्या होती है उनमें गुणनखंडों की संख्या बेटा 0 होती है, क्योंकि उनके कोई भी खंड नहीं होते हैं। इसलिए यहाँ पर कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 0। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पर पूछा था कि प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य। तो प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का जो माध्य होता है वो तो होता है बच्चों n। देखो मैं यहाँ पर जानकारी के तौर पे लिख देता हूं और आप उसका स्क्रीनशॉट मार के और याद कर सकते हैं। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का जो माध्य होता है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य या औसत। यदि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का आपसे माध्य या औसत पूछता है और या फिर आपसे वो पूछता है कि प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य या औसत, और या फिर बच्चों आपसे वो पूछता है कि प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का माध्य या औसत। ऐसे 3 प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो देखो प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का जो माध्य होता है वो कितना होता है, n होता है। कितना होता है, n। लेकिन प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का यदि आपसे माध्य औसत पूछता है तब होता है बच्चों n+1, और यदि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य पूछता है तब होता है n+1/2। यदि आपके पास में ये फॉर्मूला नोट ना हो तो आप इन्हें नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि एक शंकु को उसके आधार के समांतर बीचों बीच से काटा जाता है। इस प्रकार प्राप्त छोटे शंकु के आयतन का बड़े शंकु के आयतन से अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है। यानी पहले हमें क्या दिया है, एक शंकु दिया है और उस शंकु को हमें कहाँ से काटना है, बीचों बीच में से काटना है। जैसे देखो बच्चों मैंने एक ये शंकु बनाया और शंकु बनाने के बाद में मैंने इसे आधार के समांतर, ये बच्चों आधार है और इसके समांतर मैंने इसे बीच में से काट दिया। ये दिए गए शंकु की पूरी क्या है, ऊंचाई, और ये होगी बच्चों यहाँ पर उसकी रेडियस यानी त्रिज्या। अब मैंने ये फिक्स बीच में से काट दिया तो देखो इसकी जो कंप्लीट है
हाइट है वो मैंने क्या मान ली h, बड़े वाले शंकु की। अब यहाँ पर मैंने इसे आधार के समांतर काट दिया है, तो यहाँ पर ऊपर की साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा ये एक अन्य आपको छोटा शंकु दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखो ये आपको अन्य छोटा शंकु दिखाई दे रहा है। अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें छोटे वाले शंकु की, तो देखो ये जो बड़े वाले शंकु की ऊंचाई है वो फिक्स बीच में से कट गई है, बीच में से कट गई है, तो ये पूरे की कितनी है h, तो आधे की कितनी रह जाएगी बच्चों h/2, यानी आधी रह जाएगी। कितनी रह जाएगी? आधी। और ऐसे देखो बच्चों ये त्रिज्या कितनी रेडियस r, तो ये भी कितनी रह जाएगी r/2, यानी तुम भी आधे और हम भी आधे, हम दोनों में आधे आधे, यानी त्रिज्या भी आधी हो जाती है और ऊंचाई भी कैसी हो जाती है? आधी। अब उसने क्या पूछा है कि इस छोटे वाले शंकु का इस बड़े वाले शंकु के आयतन के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो छोटे वाले शंकु का आयतन या बड़े वाले शंकु का आयतन निकालो, लेकिन फॉर्मूला क्या होता है 1/3 πr²h। लेकिन हम क्या करेंगे, जब छोटे शंकु का आयतन निकालेंगे तब देखो बच्चों 1/3 पाई और r की जगह पर क्या लिखेंगे r/2, क्योंकि इसकी त्रिज्या कितनी है बच्चों r/2 है। तो यहाँ पर हम रखेंगे r/2 और इसका स्क्वायर, और बच्चों यहाँ पर h की जगह पर क्या लिखेंगे h/2, क्योंकि इसकी हाइट कितनी है h/2, दी गई हाइट की आधे के बराबर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे h/2 अनुपात 1/3 पाई, और इसके बाद में बेटा यहाँ पर दिए गए बड़े जो बड़ा शंकु है उसकी रेडियस तो r है और ऊंचाई क्या है h, तो r²h। अब देखो h से h कट गया, पाई 1/3 पाई 1/3 ये भी कट गया। बचे कुचे को सॉल्व कर लेते हैं। r का स्क्वायर करेंगे तो r², 2 का स्क्वायर करेंगे 4 मल्टीप्लाई यहाँ पर 1/2 अनुपात यहाँ पर बचा है बच्चों r² से r² कट गया, तो 1/4 दूनी 8, और यहाँ पर कितना बचा 1, क्योंकि हमने यहाँ पर डिवाइड किया था ना कि माइनस करते तब कितना बचता 0, और यहाँ पर हमने डिवाइड किया है तो कितना बचेगा 1। अच्छा, अपॉन वाली संख्या का इस इधर की संख्या से क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई, तब ये आ जाएगा 1/8, यानी 1/8, 1/8, और 1/8 कौन से ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर अ। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1/8, यानी आयतनों का जो अनुपात होगा बच्चों वो कितना होगा 1/8। अगला क्वेश्चन दिया है 9 sec² a माइनस 9 tan² a का मान कितना होता है? 9 sec² a माइनस 9 tan² a का मान कितना होता है? तो देखो सिंपल सा है, इसमें अपन क्या करेंगे, जैसे 9 sec² a माइनस 9 tan² a, दोनों में से 9 क्या निकाल लेंगे कॉमन, और कॉमन निकालने के बाद बच्चों आपको मिलेगा दोनों जगह से 9 हट जाएगी, तो sec² a माइनस tan² a, और sec² a माइनस tan² a की वैल्यू कितनी होती है 1, तो हम इस ब्रैकेट की जगह पर कितना रख देंगे 1, तब 9 मल्टीप्लाई 1 बराबर कितना आ जाएगा 9। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बच्चों कितना 9, यानी ऑप्शन नंबर ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 पत्तों की ताश की गड्डी में एक इक्का न होने के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी? अब देखो बच्चों यहाँ पर उसने प्रायिकता नहीं पूछी है, आप जल्दबाजी में कहीं प्रायिकता ज्ञात कराएं। यहाँ पर पूछा उसने कि 52 पत्तों की ताश की गड्डी में एक इक्का न होने की प्रायिकता। अब हमें ये बताइए कि एक ताश की गड्डी में जो इक्कों की संख्या होती है वो कितनी होती है? यदि आपको जानकारी नहीं है तो मैं बता दूं कि प्रत्येक प्रकार का इक्का 4 होते हैं, और इक्कों का क्रम होता है इक्का, दुक्का, तिक्का, चौका, पंजा, छक्की, सत्ती, अट्टी, नोहला, दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह, यानी टोटल होते हैं 13, और प्रत्येक पत्ता 4 होते हैं। ऐसे यहाँ पर उसने किसकी पूछा है? इक्के की पूछा है, तो इक्का कितने होते हैं 4, लेकिन उसने क्या बोल दिया कि इक्के ना होने की, तो देखो टोटल पत्ते कितने होते हैं 52 में से हम क्या करेंगे कि इक्कों की संख्या को माइनस कर देंगे, क्योंकि इक्का ना होने के बारे में अनुकूल परिणाम के बारे में पूछा है, तो इसमें से 4 माइनस कर देंगे, और 4 माइनस करने के बाद में कितना आ जाएगा बच्चों 48। कितना आ जाएगा 48। है प्रभु हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये आंसर कैसे आ गया? ये आंसर आ गया बच्चों हमने 52 में से कितना घटाया 4, और 4 घटाने पर कितना आ गया 48, अर्थात आपका जो आंसर होगा वो कितना होगा बच्चों 48 होगा। यहाँ पर जो अनुकूल परिणामों की संख्या होगी वो कितनी होगी 48। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो बच्चों फिक्स होते हैं। एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं x, 0, और y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं 0, y, और मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, 0। ये y अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक है, ये x अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक है, ये मूल बिंदु के निर्देशांक है। मूल बिंदु के निर्देशांक फिक्स होते बेटा कितने होते हैं 0, 0। अगला क्वेश्चन है
क्वेश्चन नंबर 12 बिंदु 3,4 की एक्स अक्ष से दूरी है। तो यदि आपसे एक्स अक्ष से दूरी पूछता है तो बच्चों दिए गए बिंदु के निर्देशांकों में से आपको वाई अक्ष का निर्देशांक लिखना है। और यदि वो आपसे ये पूछता है कि दिए गए बिंदु की वाई अक्ष से दूरी कितनी है, तो वाई अक्ष से जब दूरी पूछेगा तो तब आपको पहला निर्देशांक का मान लिखना है। यानी पहले निर्देशांक का मान 3 कब लिखोगे आप, जब आपसे वो ये पूछेगा कि वाई अक्ष से दूरी कितनी है। लेकिन फिलहाल में उसने क्या पूछा है कि एक्स अक्ष से दूरी कितनी है, तो एक्स अक्ष से दूरी लिखने के लिए यहाँ पर जो दूसरा निर्देशांक का मान दिया है उसे हम लिख देंगे। और दूसरे निर्देशांक का मान कितना दिया है यहाँ पर 4, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना हो जाएगा 4। यदि आप हमारे वीडियो पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।